सर्दी का मौसम अपने साथ कई परेशानियां लेकर आता है। इस सीजन में अक्सर हमारे नाक, कान और गले से संबंधित परेशानियां हमें घेरने लगती हैं। ऐसे में इनका खास तौर पे ख्याल रखना जरूरी हो जाता है। आपकी सेहत से जुड़े इस खास कार्यक्रम डॉक्टर इज राइट में आज हम बात करेंगे आपके नाक, कान और गले की सेहत की। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के जाने माने ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर रमन शर्मा। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर, जब हम बात करते हैं विंटर्स की, तो इस सीज़न में जनरली हमारे ईयर, नोज़ और थ्रोट से रिलेटेड किस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं? राइट। देखिए, पहले तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, नाक, कान और गला, ये तीनों ही एरियाज़ ऐसे हैं विच आर हिडन, लोगों को सामने नहीं दिखता है। तो हमारे जो लोग हैं, पेशेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा एप्रीहेंसिव हो जाते हैं कि हमारे इन एरियाज़ में, हिडन एरियाज़ में क्या इश्यूज चल रहे हैं। दे यूजुअली दे विल प्रेजेंट विद ईयर पेन या नेज़ल डिस्चार्ज, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन और थ्रोट पेन और डिफ़िकल्टी स्वेलोइंग। सो इन सारी कंडीशंस को हमें वी हैव टू फाइंड आउट द कॉज एंड ट्रीट अकॉर्डिंगली। सो एनी पेशेंट विद दीज सिम्टम्स दे हैव टू गो एंड कंसल्ट द ENT डॉक्टर। ईयर में इस मौसम में यूजुअली हम लोग देखते हैं, बच्चों में अगर देखा जाए ख़ास तौर से, उनको ज़ुकाम बच्चों को जब भी होता है, उसकी वजह से वही ज़ुकाम जो है नाक के ज़रिए, पीछे एक ट्यूब होती है जिसे हम यूस्टेशन ट्यूब बोलते हैं, उसके ज़रिए वो इन्फेक्शन हमारे कान में जाता है और पेशेंट जो बच्चे हैं वो यूजुअली प्रेजेंट करते हैं विद ईयर पेन। और इमरजेंसी में रात को 1 या 2 बजे बच्चे आते हैं इमरजेंसीज में कि हमारा कान, बच्चा बहुत ज़ोर से रो रहा है और कान में दर्द बता रहा है। तो हमें एक तो उस चीज़ को रूल आउट करना है, उस चीज़ को ट्रीट करना है। दूसरा, आजकल अगर ये विंटर्स में आप देखेंगे, हम लोग पूरे वी आर ड्रेस्ड अप, हम सब लोग पूरे अपनी बॉडी को कवर करके रखते हैं, बट हमारे जो नोज़ एंड थ्रोट का एरिया है, ओरल कैविटी है, हम इसको नहीं, बिल्कुल इसकी केयर नहीं करते हैं और इसको कवर नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग मास्क लगा लेते हैं तो वो प्रोटेक्ट रहते हैं। सो जब भी ये ठंडी हवा है वो, या किसी और पेशेंट को अगर इन्फेक्शन है, तो इन्हीं एरियाज़ के थ्रू, नोज़ एंड ओरल कैविटी के थ्रू वो हमारे बॉडी में जाता है और पेशेंट को भी वो इन्फेक्शन हो जाता है। तो पेशेंट आते हैं यूजुअली कि नेज़ल डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो रही है, या थ्रोट में दे प्रेजेंट विद टॉन्सिलाइटिस और फेरिंजाइटिस, यानी कि सटकने में, थूक सटकने में परेशानी बताते हैं, खाना खाने में परेशानी बताते हैं। और अगर गले का इन्फेक्शन होता है तो वो यहाँ गर्दन में भी प्रेजेंट करता है पेन की तरह। दूसरी चीज़ है, सर्दियों में कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें एलर्जी की बहुत टेंडेंसी है, एलर्जिक, दे आर एलर्जिक टू सम पॉलेंस और डस्ट और पॉल्यूशन, जो कि हम देखेंगे दिल्ली में बहुत ही आम तौर पे ये चीज़ देखी जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको पॉल्यूशन से एलर्जी है। तो ऐसे पेशेंट को भी जैसे ही मॉर्निंग में उठते हैं या पॉल्यूशन में जाते हैं, डस्ट में, तो उनको स्नीजिंग होने लगती है, उनको नेज़ल डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है, आइज़ में इचिंग, आइज़ में वाटरिंग, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। और अगर हम ओरल कैविटी का देखें, थ्रोट का देखें, तो थ्रोट से इन्फेक्शन हमारे वोकल कॉर्ड्स में भी जाता है, तो उनकी वॉइस में भी चेंज आता है। तो ये वाले सारे सिम्टम्स पेशेंट्स यूजुअली विंटर्स में प्रेजेंट करते हैं। आपने डॉक्टर यहाँ पर अभी ये जनरल वो चीज़ें बताई कि जो अमूमन देखी जाती है जब विंटर्स आती हैं, तो हम किसी न किसी तरीके से इन चीज़ों से परेशान हो ही जाते हैं। पर ये सिचुएशन को कई बार हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि हल्का सा ज़ुकाम हुआ, अपने आप कोई मेडिसिन ले ली, खांसी हुई, अपने आप कोई सिरप ले लिया और उसको हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अपने व्यूअर्स के लिए मैं ये जानना चाहूँगी कि लगातार इग्नोरेंस या सेल्फ मेडिकेशन के थ्रू ये जो समस्याएं होती हैं कितनी गंभीर हो सकती हैं? ओके, तो यूजुअली जो अगर हम देखेंगे सीज़न चेंज में जिन पेशेंट्स को ये सिम्टम्स आते हैं, तो पेशेंट सोचते हैं कि हम कुछ होम रेमेडीज़ के थ्रू ही
इनको ट्रीट कर सकें। और ये हो भी जाती है। मैक्सिमम केस में कुछ वायरल इन्फेक्शन होता है और हर वायरल इन्फेक्शन का एक अपना इंक्यूबेशन पीरियड होता है। वो कुछ इन्फेक्शन 4 दिन में, कुछ 7 दिन में, कुछ 10 दिन में ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर किसी पेशेंट को टॉन्सिल्स की बीमारी है, बार बार उनका गला खराब हो रहा है, तो वो इन्फेक्शन आगे जाके उसमें वो कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है। टॉन्सिल की वजह से, टॉन्सिल के साथ साथ वो हमारे नाक के पीछे, जिसे हम नीजोफेरिंक्स वाला एरिया बोलते हैं, वहाँ पर भी इन्फेक्शन कॉज करता है और वहाँ से हमारे ईयर में भी इन्फेक्शन जा सकता है और ईयर में वो परफोरेशन बोलते हैं हम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन हो जाती है, वो चीज़ भी हो सकती है। और नेक में भी बच्चों के, अगर हम बार बार रिपीटेडली उसको इग्नोर करते हैं, बच्चों के गला ख़राब हो रहा है बच्चों का, उसको रिपीटेडली इग्नोर करते हैं, तो बच्चों में नेक में काफ़ी लिम्फ नोड्स हम बोलते हैं उसको, वो भी आ जाते हैं और उसकी वजह से भी पेशेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमें जब भी अगर कोई पेशेंट है जो बार बार उसको ज़ुकाम हो रहा है, बार बार गला ख़राब हो रहा है, उस पेशेंट को अपने ENT डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। नॉर्मली जब भी सीज़न चेंज होता है, साल में 1 या 2 बार ज़ुकाम गला ख़राब होता है, सभी को होता है। लेकिन अगर 1 या 2 महीने में बार बार किसी को हो रहा है, तो डेफिनेटली या तो नाक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, नाक की हड्डी ज़्यादा टेढ़ी है, या नाक के पीछे बच्चों में एडिनॉइड्स होते हैं, या तो वो मांस बढ़ा हुआ है, और गले में या तो टॉन्सिल बहुत बड़े हुए हैं। तो हमें उसका ट्रीटमेंट करना होता है प्रॉपरली, हमें उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। यानी कि अलार्मिंग सिचुएशन होती है, बार बार इग्नोर करने से अच्छा है कि एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कर लिया जाए, ताकि वो जो आपकी समस्या है वो बहुत ज़्यादा गंभीर, इंटेंस ना हो जाए। डॉक्टर, इस सीज़न में हम अक्सर देखते हैं कि इन्फेक्शंस बहुत फैलती हैं, ईयर इन्फेक्शन हो गई, थ्रोट इन्फेक्शन हो गई, नोज़ इन्फेक्शन हो गई, तो क्या रीज़न्स रहते हैं जिस वजह से ये इन्फेक्शंस होती हैं, और कैसे पता लगाया जाए कि हमें इन्फेक्शन है? तो नोज़ एंड थ्रोट के इन्फेक्शंस बहुत कॉमन हैं बच्चों में, और वहाँ से ईयर में भी इन्फेक्शन के जाता है। तो हमें ये इन्फेक्शंस जल्दी से आइडेंटिफाई करने चाहिए और बच्चों को ट्रीट करना चाहिए। एडल्ट्स में हम यूजुअली इस सीज़न में हम अगर देखा जाए तो उनको भी ज़ुकाम के ज़रिए, ज़ुकाम की वजह से कान में इन्फेक्शन जाता है, और इवन एडल्ट पेशेंट ऑल्सो दे प्रेजेंट विद ईयर एक एंड ऑल्सो थ्रोट इन्फेक्शन। उनके गले में भी काफ़ी जल्दी इन्फेक्शन होता है। और हम अगर देखें कि आजकल जो सीज़न चल रहा है कोविड का, कोविड के सिम्टम्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, जिसमें थ्रोट इन्फेक्शन, नेज़ल डिस्चार्ज, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन या लॉस ऑफ स्मेल, ये सारे सिम्टम्स हैं कोविड के। तो हम लोग नहीं रूल आउट कर पाते कि ये कोविड इन्फेक्शन है या नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है। तो ऐसे पेशेंट्स ज़रूर अपने ENT डॉक्टर को कंसल्ट करें और उनकी कोविड टेस्टिंग ज़रूर करवाएं, और वो कोविड टेस्टिंग से ही हमें पता चलेगा। हमें सबसे पहले ये रूल आउट करना है कि कोविड तो नहीं है, और अगर ये कोविड है तो हमसे किसी और को ना फैले, उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। डॉक्टर, इन्फेक्शन में जब हम फंगल इन्फेक्शन की बात करते हैं, तो ये फंगल इन्फेक्शन कैसे हो जाता है और इसका क्योर क्या है? हाँ जी, फंगल इन्फेक्शन यूजुअली हम देखते हैं ईयर में भी होता है, नोज़ में भी होता है बहुत कॉमनली। ईयर में यूजुअली हम देखते हैं ये मेनली चेंजिंग सीज़न में या रेनी सीज़न में बहुत कॉमन है। अंदर अगर मॉइस्चर, कान के अंदर अगर हम देखें, इट इज़ अ डीप कैविटी, तो उसके अंदर मॉइस्चर इकट्ठा होने से वहाँ पर फंगस ग्रो कर जाती है। या कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें हमारे कान के पर्दे में छेद है और वो बार बार कान से डिस्चार्ज आ रहा है, तो उस डिस्चार्ज पे भी फंगस ग्रो कर जाती है। तो ऐसे पेशेंट जब हमारे पास आते हैं ENT OPD में, वो बोलते हैं सिर्फ हमारे कान में पेन हो रहा है और कान में ब्लॉकेज है, सिर्फ ये 2 सिम्टम्स होते हैं। और ये अगर हमने प्रॉपरली इसको ट्रीट नहीं करा, इसका ट्रीटमेंट होता है, हम इसको ईयर हमें क्लीन करना होता है, वो फंगल डेब्रीज निकालना है, उसके बाद हम कुछ मेडिसिन देते हैं, टॉपिकल मेडिसिन, जिससे वो दोबारा रिकर ना हो। अगर ये पेशेंट ने इग्नोर करा 3-4 दिन या 5 दिन, तो पेशेंट को पूरे चेहरे पे यहाँ पर सूजन आ जाती है और उसका मुंह ओपन होना वो बंद हो जाता है, वो खा नहीं सकता है, सो नहीं सकता है प्रॉपर्ली, तो इतना सीवियर हो जाता है। तो हमें टाइमली इस इन्फेक्शन के लिए
अपने ईएनटी डॉक्टर को कंसल्ट करना है और इसकी क्लीनिंग करवानी है और उसके बाद मेडिसिन। अगर आप क्लीनिंग नहीं करवाएंगे तो सिर्फ मेडिसिन डालने से भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर हम नोज़ का देखें फंगल इन्फेक्शन, तो नोज़ का फंगल इन्फेक्शन यूजुअली होता है जिन पेशेंट्स में बार बार स्नीजिंग, छींकें आ रही हैं, नाक बंद है, जल्दी जल्दी ज़ुकाम हो रहा है। ऐसे पेशेंट्स में साइनसेस के अंदर जो हमारे साइनस होते हैं उनके अंदर सिक्रीशन जमा हो जाता है और उन सिक्रीशंस के अंदर फंगस ग्रो करने लगता है और फिर वो आगे कहीं ना कहीं या तो हमारी आँख में चले जाता है या दिमाग में चले जाता है, अलग अलग तरीके से वो प्रेजेंट करता है। तो उसके लिए हम यूजुअली पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट तो देते ही हैं, साथ में हम पेशेंट का एक सीटी स्कैन भी करवाते हैं ताकि हमें सारे साइनस जो हैं नाक और नाक से के आसपास जितने साइनसेस हैं उसका हमें आइडिया लग जाए कि कौन से साइनस के अंदर फंगस है और फंगस है तो उसको हमें सर्जिकली ही रिमूव करना होता है। मेडिकल मैनेजमेंट आपको टेम्परेरी रिलीफ तो दे देगा लेकिन परमानेंट रिलीफ के लिए हमें उसको सर्जिकली उस फंगल डेब्रिस को निकालना होता है। डॉक्टर, आफ्टर सर्जरी भी क्या चांसेस होते हैं कि वो इन्फेक्शन वापस आ जाए या किसी और तरीके की दिक्कत हो पेशेंट को बाद में? हाँ जी, देखिए अगर ऑपरेशन के बाद देखा जाए, ऑपरेशन के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर। ये मेरी थिंकिंग है और ये मैं अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई भी करता हूँ। मैं मानता हूँ अगर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट देखा जाए तो आउट ऑफ 100 सर्जरी का रोल सिर्फ 30 या 40% है। 60-70% आपका रोल है आप पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट की केयर कितनी है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट कितना अपने डॉक्टर के पास जा रहा है, फॉलोअप करवा रहा है। तो जब भी हम नोज़ के पेशेंट जो साइनस के पेशेंट्स ऑपरेट करते हैं, फंगस के पेशेंट्स ऑपरेट करते हैं, उसमें टेंडेंसी है पेशेंट्स की दोबारा रिकर होने की अगर वो पेशेंट प्रॉपरली फॉलोअप ना करवाए और अपनी नोज़ जो है वो रेगुलरली एग्जामिन ना करवाए। तो पेशेंट्स को अपने फॉलोअप पे आना है और नोज़ की क्लीनिंग आपको पेशेंट को भी हम एडवाइस करते हैं किस तरीके से नोज़ का हाइजीन मेंटेन करा जाए, नोज़ क्लीन करी जाए, बट कुछ प्रॉपर तरीके से कुछ पेशेंट्स नहीं साफ़ करते हैं। तो इसलिए हमें रेगुलरली फॉलोअप पे जैसे जैसे आपका डॉक्टर बुलाए उनके पास पहुंचना है और नोज़ क्लीनिंग करवानी है डॉक्टर से भी। अब ये जो नोज़ में हमारे फंगस बन जाता है या कुछ पॉलिप्स जिसे हम बोलते हैं मास बढ़ जाता है, तो ये भी कुछ पेशेंट जो मैंने बताए थे एलर्जिक होते हैं, एलर्जिक पेशेंट्स उनमें भी दोबारा टेंडेंसी होती है पॉलिप्स बनने की। तो हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट के साथ मेडिकल ट्रीटमेंट भी देना होता है तो ताकि ये दोबारा से रिकर ना हो। यहाँ पर हाइजीन की अगर हम बात करें, क्योंकि कहा जाता है अगर हाइजीनिक एनवायरनमेंट होगा, हम पूरी हाइजीन बरतेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। Right. लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होता व्हाट इज़ द करेक्ट प्रोसीजर और करेक्ट प्रोसेस टू क्लीन आवर ईयर, नोज एंड थ्रोट। तो वो क्या तरीका है, किस तरीके से केयर की जाए, कैसे उसको क्लीन किया जाए? क्योंकि ईयर के लिए अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ या ऐसे फॉरवर्ड मैसेजेस आते रहते हैं जिसपे मेंशन होता है कि ईयरबड्स यूज़ नहीं करने चाहिए, उससे क्लीन नहीं हो पाएगा। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या किया जाए। राइट। सबसे पहले हम अगर मैं सेल्फ क्लीनिंग की बात करूं तो मैं अपने सारे दर्शकों को यही बताना चाहता हूं कि भगवान ने हमारी बॉडी जिस तरीके से बनाई है तो हमारी चाहे वो नोज़ हो या ईयर हो, एक सेल्फ क्लींजिंग मैकेनिज्म भगवान ने हमें दे रखा है। डेली हमारे जो अगर हम कान की पहले बात करें, जो वैक्स बनता है, वैक्स हमारे कान के बाहरी हिस्से में बनता है जहाँ पर सिर्फ स्किन है और हेयर्स है। वो वैक्स बन के इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव एक्शन। अगर वहाँ पर भगवान ने कोई चीज़ बनाई हुई है तो वो उसका कुछ काम है, कुछ इम्पोर्टेंस है। तो वैक्स आपको बन रहा है, दैट इज़ नॉर्मल, एब्सोल्युटली नॉर्मल। किसी पेशेंट में ज़्यादा बनता है, किसी में कम बनता है। अब हमारी बॉडी जो है उसका अपने आप सेल्फ क्लींजिंग मैकेनिज्म है, वो वैक्स खुद ही बाहर आती है। और आपने देखा भी होगा मॉर्निंग में कुछ पेशेंट्स आपके कान के बाहर थोड़ा सा वैक्स कलेक्टेड होता है, वो आपको नॉर्मल, अगर मैं आम भाषा में बोले, सूती के कपड़े से, आप ड्राई कपड़े से उसको क्लीन कर सकते हैं।
वो वैक्स अपने आप ही बाहर आते जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका जो कान का रास्ता है वो बहुत ही टॉर्चस है या बहुत नैरो होता है। ऐसे पेशेंट्स में इश्यूज होते हैं कि वो सेल्फ क्लींजिंग नहीं कैविटी होती, तो ऐसे पेशेंट्स को अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए हर 1 या 2 महीने में, ताकि वो डॉक्टर उसको क्लीन कर सके। और ऐसे पेशेंट्स में स्पेशली बड्स इस्तेमाल नहीं करना है, बिकॉज वो बड्स जैसे जैसे इस्तेमाल करेंगे वो वैक्स अंदर पुश हो जाएगा और उतना ही मुश्किल हो जाता है वो वैक्स निकालना डॉक्टर के लिए भी, एंड वो काफ़ी पेनफुल प्रोसीजर होता है। तो हमें वो चीज़ अवॉइड करनी है, वो नहीं करना है। कुछ होम रेमेडीज़ भी हैं। कुछ लोग ये बहुत बड़ा मिथ है कि कान के अंदर हम तेल डाल लें तो उससे हमें रिलीफ मिलेगा या वैक्स निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ टोटली अ मिथ। वैक्स डालने से या गरम, कुछ लोग लहसुन को तेल में डाल के मिक्स करके गरम करके वो भी डालते हैं, उससे बस एक सूदिंग इफेक्ट आता है। या जो आपको ईयर में पेन हो रहा है वो जो गरम तेल की वजह से इफेक्ट है, उसकी वजह से वो मास्क हो जाता है। सिर्फ यही एक्शन है और कुछ एक्शन नहीं होता है। सो वी हैव अ प्रॉपर मेडिकेशन। वो मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं वैक्स रिमूव करने के लिए। कुछ वैक्स ऐसी होती हैं जो बिल्कुल हार्ड हो जाती हैं, वो आपका ईएनटी डॉक्टर ही निकाल सकता है। सो आपको प्रॉपर्ली जब भी वैक्स, जिसकी भी वैक्स कलेक्टिंग टेंडेंसी है, उनको अपने ईएनटी डॉक्टर को बिल्कुल दिखाना चाहिए, एंड ही विल एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे। वहीं हम नोज़ की बात करें, नोज़ में भी हमारा सेम ही मैकेनिज़्म है। नोज़ में भी वी हैव अ सेल्फ क्लींजिंग मैकेनिज़्म। हमारी जो नोज़ की स्किन लाइनिंग है उसको हम म्यूकोजा बोलते हैं, उसकी मूवमेंट वहाँ पर ऐसी है कि वो सारे जो हमारे सिक्रीशंस हैं, डस्ट हैं, वो उसको नॉर्मली क्लीन करता रहेगा। वो हमारी ओरल कैविटी की तरफ उसको फेंकता रहेगा। प्लस हमारी नाक के आगे वाले हिस्से में वी हैव हेयर्स, तो वो हेयर्स दे एक्ट एज अ फिल्टर कि वो डस्ट अंदर ना जाए। तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी ये भगवान ने बहुत सारे मैकेनिज्म दे रखे हैं फॉर सेल्फ क्लींजिंग। अगर थ्रोट की हम बात करें, इस मौसम में अक्सर हम देखते हैं कि लोग बार बार अपना ऐसा उनको महसूस होता है कि गले में कुछ अटका हुआ है और बार बार वो गला साफ करने की कोशिश करते हैं, खरखराते हैं। तो ऐसे में थ्रोट क्लीनिंग के लिए भी कुछ ऑप्शन है, कुछ ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपने गले को साफ रख सकते हैं? हाँ जी, देखिए, थ्रोट की अगर हम बात करें, थ्रोट में बहुत सारे रीजंस होते हैं। देयर आर 100 ऑफ कॉजेज़ जिसमें आपके थ्रोट में इरिटेशन होगा या आपको डिफ़िकल्टी स्वेलोइंग होगी, खाना नहीं खाया जा रहा है, या ऐसा लग रहा है गले के अंदर कुछ ना कुछ अटका हुआ है। तो बहुत सारे कारण होते हैं। अगर मैं कॉमन कारणों की बात करूं तो कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं अगर इस सीज़न में आ रहे हैं, तो हम सबसे पहले अपना डायग्नोसिस रखते हैं कि उसको नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है या फेरिंक्स या ओरोफेरिंक्स से टॉन्सिल का इन्फेक्शन है, जिसे हम मेडिसिन के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स जो बहुत लंबे टाइम से बोल रहे हैं कि हमारे गले में कुछ ना कुछ इशू है, हमें लगता है कि गले के अंदर कुछ अटका हुआ है, तो हम उन पेशेंट्स को कैटेगराइज करते हैं, क्या ये इनके अंदर कुछ एडिक्टिव हैबिट्स हैं लाइक स्मोकिंग और अल्कोहल। सो ऐसे केस में हम सोचते हैं कि मेलिग्नेंसी की तरफ, कैंसर की तरफ हमारा शक जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स के पेशेंट्स को हमें अच्छी तरीके से एंडोस्कोप के द्वारा हम उनका गला देख सकते हैं। आजकल हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं ये सारी हिडन कैविटीज़ को अच्छे से देखने के लिए। तो एंडोस्कोप्स हमारा बहुत ही इसमें इस्तेमाल होता है और इट इज़ वेरी हेल्पफुल इक्विपमेंट टू डायग्नोज एनी कैंसर और मेलिग्नेंसी इन थ्रोट। और कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें टॉन्सिल्स बार बार बढ़ते रहते हैं, टॉन्सिल्स होते रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में हमें क्राइटेरिया बनाना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है, क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है कि कितना फ्रीक्वेंटली पेशेंट की लाइफस्टाइल को, पेशेंट की हेल्थ को कितना ये ट्रबल कर रहा है, तो हमें इसको मेडिकली ट्रीट करना है या सर्जिकली ट्रीट करना है। तो ये हमें पेशेंट को वो दिक्कतें कितना ट्रबल कर रही हैं उसके बेसिस पर डॉक्टर डिसाइड करता है। यहाँ पर हम बात करते हैं प्रिकॉशन की, क्योंकि हमें पता चल गया क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरीके की समस्याएं होती हैं, लेकिन वो समस्या आने की नौबत ही क्यों आए? हम ऐसे क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि पहले से पहले हम अभी से केयर करनी शुरू करें अपनी और हम इन समस्याओं से बच सकें?
हाँ जी, तो सबसे पहले मैं ईयर की बात करता हूँ। ईयर मैंने आपको बता दिया पहले ही कि ईयर में हमारी सेल्फ क्लींजिंग टेंडेंसी है, इन्फेक्शन नहीं होने देना है। कान के अंदर अगर हम फंगल इन्फेक्शन प्रिवेंट करना चाहते हैं तो हमें कान को मॉइस्ट नहीं रखना है, कान को मॉइस्ट नहीं रखना है। कुछ लोग ड्रायर भी यूज़ करते हैं। अगर कान के अंदर ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ भी कान के अंदर पानी है तो ड्रायर इस्तेमाल कर लेते हैं कुछ लोग, ताकि वो अंदर ड्राई हो जाए। या कुछ लोग बड्स जो हैं उस वक्त उस दौरान हम थोड़ा सा बाहरी कान में यूज़ कर सकते हैं क्लीन करने के लिए। अगर वो फिर भी आपको ये फीलिंग आ रही है कि मेरा कान अभी भी वेट है तो आप अपने ENT डॉक्टर को कंसल्ट करिए। वो अंदर देखेंगे कि सिर्फ वो पानी ही है या कुछ और इन्फेक्शन है, तो वो उस तरीके से चीज़ ठीक हो सकती है। दूसरा, हम अगर थ्रोट इन्फेक्शंस को देखें, थ्रोट इन्फेक्शंस के लिए मास्क जो हमने सभी ने देखा है कोविड के दौरान, मास्क बहुत ही हेल्पफुल रहा है। तो हमारे जो 2 गज़ की ज़रूरी और मास्क है ज़रूरी, और सैनिटाइज़र, ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये इन्फेक्शन जो है, थ्रोट इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन सीजनल जो हो रहा है, ये अभी नहीं है। जब से कोविड आया है ये बहुत पहले से है, बस यही था पीपल वर नॉट अवेयर कि इसको प्रिवेंट कैसे करना है। तो ये सारी हाइजीनिक प्रैक्टिस हैं जो आपको फॉलो करनी है। थ्रोट में कुछ पेशेंट्स का ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि जब थ्रोट में इन्फेक्शन है, टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन होता है, तो वो नीचे हमारे वोकल कॉर्ड्स, जो हम हिंदी में बोलते हैं बोलने की तारें, उनमें भी वो इन्फेक्शन चले जाता है और पेशेंट्स का वॉइस में चेंज परसिस्ट करता है। तो उस केस में हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आपको गरारे नहीं करने हैं, गार्गल्स नहीं करना है, ज़ोर से स्पिट आउट नहीं करना है, या थ्रोट क्लियर नहीं करना है। ये सारी एक्टिविटीज़ हम पेशेंट को बोलते हैं। एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर्स। तो ये सब कुछ एडवाइस हैं जो हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये जान लिया है कि हम बच कैसे सकते हैं, हम किस तरीके से केयर करें रेगुलर बेसिस पे, सो दैट हमारे जो कान है, जो हमारी नाक है, जो हमारा गला है, वो हमेशा साफ रहे, सुरक्षित रहे। डॉक्टर, यहाँ स्पेसिफिकली अब मैं कोविड के कंटेक्स्ट में आपसे जानना चाहती हूँ। जो लोग कोविड से इन्फेक्टेड हुए, जो अब रिकवर हो गए हैं या जो अभी भी इन्फेक्टेड है, उन लोगों को ख़ास तौर से क्या करना चाहिए इस सीज़न में, सो दैट उनकी जो कंडीशन है वो और ज़्यादा सीरियस ना हो? ओके, तो कोविड में सबसे पहले हम ये समझते हैं, कोविड हमारी बॉडी की इम्यूनिटी। अब देखिए, कोविड के स्ट्रेन्स आते रहेंगे, हम ये नहीं मान सकते कि कोविड ख़त्म हो गया है। हमें इसके साथ ही जीना होगा, हमें कोविड के साथ ही जीना होगा, और हमें अपने लाइफस्टाइल में ही कुछ चेंजेस करने होंगे जिससे कि हम ये इन्फेक्शन को बार बार कैच ना करें। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है हमारी डाइट। हमें डाइट अच्छी मेंटेन रखनी है, प्लस हमारे जो ये प्रिकॉशंस हैं, 2 गज़ की ज़रूरी, और मास्क और सैनिटाइज़र, ये हाइजीनिक हैबिट्स हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। आपका चाहे कितना भी क्लोज रिलेटिव है, कितना भी फैमिली मेम्बर है, अगर वो इन्फेक्टेड हैं तो आपने स्टिल यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस। हमने यही कोशिश करनी है कि बाकी फैमिली मेम्बर्स उससे इन्फेक्ट ना हो। तो हमने ये भी देखा है कि रिकवरी के बाद, कोविड के बाद, इन जनरल पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम होती है। तो वो इम्यूनिटी दोबारा से इम्प्रूव करने के लिए आपको अपनी डाइट, एक्सरसाइजेस ये रेगुलरली करनी है। एंड हमने एक चीज़ और देखी है पोस्ट कोविड में, कोविड के बाद जो ब्लैक फंगस भी पेशेंट्स में काफ़ी आया है। और अब सभी को एक ये भी टेंशन है कि अब जो नया वेरिएंट आया है, क्या इसके ट्रीटमेंट के बाद, इस कोविड के बाद भी हमें ब्लैक फंगस हो सकता है कि नहीं। अगर मैं ENT पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाहूँ तो ब्लैक फंगस बीमारी अगर हम बात करें, ये पहले भी थी, कोविड से पहले भी काफ़ी पेशेंट्स आते थे हॉस्पिटल्स में ब्लैक फंगस के। तो हम डॉक्टर्स भी उसको ट्रीट कर रहे थे, तो हमें भी कभी वो इन्फेक्शन नहीं हुआ। मेडिकोस को अगर देखा जाए, पेशेंट्स वार्ड में काफ़ी सारे होते थे, तो हमें इसलिए नहीं हुआ बिकॉज हमारी इम्यूनिटी वाज गुड, तो इसीलिए वो इन्फेक्शन हमें कैच नहीं करा गया। पोस्ट कोविड बहुत सारी चीज़ें, हमने स्टडीज़ चल रही हैं या बहुत सारी चली थी जिसमें पता चला कि क्या रीज़न्स हैं
ब्लैक फंगस का सडनली अपसर्ज हुआ कोविड के बाद, तो उसमें देखा गया जो पेशेंट्स हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा स्टेरॉइड्स दिए गए हैं, काफ़ी अनकंट्रोल्ड अनमॉनिटर्ड वे में, उनसे पेशेंट्स की इम्यूनिटी या शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुए हैं, जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम हुई है और पेशेंट्स ने फंगल इन्फेक्शन कैच करा है। और भी बहुत सारे रीज़न है। कोविड इन इटसेल्फ, द वायरस इन इटसेल्फ कॉज द इम्यूनिटी, इट डिक्रीजेस द इम्यूनिटी एंड इट लीड्स टू म्यूकरमाइकोसिस। तो अभी हमें इसको प्रिवेंट करने के लिए यही देखना है, पोस्ट कोविड आपको कुछ भी सिम्टम्स जो हैं आपके, चाहे वो लॉस ऑफ स्मेल हो, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो, या नोज से डिस्चार्ज आ रहा हो, कोई भी ऐसा छाला हो मुंह में जो नहीं ठीक हो रहा हो, या कहीं पर भी फेस पे कुछ भी नम्बनेस हो, सेंसेशंस वीक हो, ऐसे कोई भी सिम्टम्स आपको होते हैं, हेडेक अगर हो रहा है, आई में पेन हो रहा है, तो ऐसा कोई भी अगर आपको सिम्टम है, आपको अपने ENT डॉक्टर को दिखाना है। और इन सिम्टम्स को बिल्कुल भी आपको इसमें ढिलाई नहीं बरतनी है, क्योंकि कोविड के बाद ये कुछ लक्षण हैं जो हमने काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ करी हैं, जिससे पता चला है कि ये कॉमन सिम्टम्स हैं म्यूकरमाइकोसिस के, जो पोस्ट कोविड देखे गए हैं। कोविड के बाद कोविड यूजुअली कुछ दिनों में रिकवर कर जाते हैं उसके सिम्टम्स। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका सांस, आपको अपना ऑक्सीजन का लेवल मॉनिटर करना है। आपके कोई भी जो सिम्टम्स हैं, थ्रोट के सिम्टम्स हैं, ये परसिस्ट नहीं करने चाहिए। अगर ये काफ़ी लंबे टाइम तक परसिस्ट कर रहे हैं तो इमीडिएटली आपको अपने ENT डॉक्टर को दिखाना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर कनेक्टिंग विद अस, और आपने इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी। आई होप कि हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखें तो किसी गंभीर बीमारी की तरफ बढ़ने से हमारे कदम वहीं पर रुक जाएंगे और हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो जब हम अपनी ओवरऑल हेल्थ की बात करते हैं तो हमारे बॉडी के हर ऑर्गन का हेल्दी रहना ज़रूरी है। तो इसलिए सतर्क रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।